हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अब डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे अगर हम किसी गाड़ी को बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, इवन आप समझ लीजिए बाइसिकल के बारे में बात की जाए, उनमें कौन कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ लगते हैं, बाइक में कौन कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ लगते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो उसमें सबसे खास ध्यान दिया जाता है कि उसका वेट कैसा हो, है ना। क्योंकि हवा में जब वो चलेगा, एयर में जब वो उड़ान भरेगा, तो उस समय उसके वेट कैसे रहने चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो उस समय हमको ये जो कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये उस समय हमको बहुत काम करता है। तो आइए हम चलते हैं, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इनसे हमको मिलती है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के रिलेटेड हैं वो आपको टाइम टाइम से मिलते रहें। जब कभी हम लाइव आते हैं तो लाइव आने का भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, है ना, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्रेस को रखा है और यहाँ पे हमने रखा हुआ है स्ट्रेन को। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब रिलेशन देखा गया तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ग्राफ एकदम ऐसे सीधे जा रहा है, यहाँ तक सीधे गया हुआ है ये ग्राफ, ये ऐसे सीधे गया हुआ है। और यहाँ के बाद ये देखो छोटा सा किंक है, इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन, ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन में हम कहेंगे कि यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ फॉलो होने का मतलब हुआ कि यहाँ तक, इन केसेस तक जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा, आगे चल के उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि स्ट्रेस को बढ़ाया है, बढ़ाया बढ़ाया, एक खास पॉइंट आई है यहाँ पर, यहाँ पर वो पॉइंट है। अब उसके बाद हम स्ट्रेस घटा भी रहे हैं ना, तब भी हमको स्ट्रेन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ के बाद लगातार हमको स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद लगातार स्ट्रेन मिल रहा है, हमने उतने ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ाया भी नहीं है, तब भी हमको स्ट्रेन मिल रहा है। तो ये जो खास रीजन है, ये रीजन इन रीजन में हमको क्या मिल रहा है, परमानेंट 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 डिफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। ठीक है, इनमें हमको परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल रहा है। अब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो डिफॉर्मेशन जब हम फोर्सेस को, लोड्स को जब हटा देते हैं बॉडी पर से, और बॉडी अपने वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन अपने आप को नहीं कर पाती है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाती है, तो ऐसे सिचुएशन को, ये जो बॉडी में बदलाव आया है, इसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। और ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट सेट। ओके, या बॉडी में क्या आ गया है, डिफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये देखो, ये जो ए पॉइंट है हमारा, इस ए पॉइंट तक हमारा जो है क्या कहते हैं, हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हुक्स लॉ ओबेड। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बी, बी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, या फिर इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब ये यील्ड पॉइंट और प्रोपोर्शनल लिमिट हमारे को कैसे समझ में आएगा, क्या कहता है ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर से भी जो भी फोर्सेस हमने इंप्लीमेंट किए हैं, वो फोर्सेस अगर हम रिमूव कर दें, तब भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चली आती है। याद करिए हुक्स लॉ के बारे में हमने क्या कहा था, हुक्स लॉ के बारे में हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद करिए, यही तो हमने कहा था। अप टू, यहाँ पर एक खास पॉइंट हमने ऐड किया था, अप टू इलास्टिक लिमिट। अब ये जो इलास्टिक लिमिट वाली बात है, मैंने बोला था आगे हम लोग समझेंगे, तो ये वही पॉइंट है, बी पॉइंट, इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं या प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसके बाद जो है, अगर हमने स्ट्रेस लगाते, अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते गए, तो जो हमारी बॉडी है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट या प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, इलास्टिक लिमिट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, सी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा भी हमने स्ट्रेस को चेंज किया है,
तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमने बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं किया, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन स्ट्रेन हमको ज़्यादा मिल रहा है। अब ये जो स्ट्रेन आता है इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो डी पॉइंट है हमारा, इस डी पॉइंट को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डी पॉइंट का क्या नाम है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी इसके बाद मटेरियल में और ज्यादा हम स्ट्रेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमारा डी जो है इसको क्या बोला जाता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने लिखी हैं जो मैंने बोल रखा है। अब देखिए डी और ई के बीच में ये जो कर्व है हमारा, डी और ई के बीच में जो हमारा कर्व आ रहा है, इस कर्व को अगर आप देखें, डी और ई के बीच में जो हमारा कर्व आ रहा है, ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व की अगर लेंथ ज्यादा होगी तो हम देखेंगे डी और ई के बीच जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। और अगर ऐसा ज्यादा होता है तो मटेरियल हमारा डक्टाइल कहलाता है। मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। बट अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो, मान लेते हैं यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, तो मटेरियल को कहा जाता है ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल वो जैसे शीशा हो गया, इंग्लिश में कहें ग्लास, ग्लास जो है वो क्या है? ब्रिटल है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें किसी मेटल की, जैसे कॉपर की बात करें, तो कॉपर क्या है? डक्टाइल है। कॉपर से हम वायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो उसको बताती है कि क्या इससे हम वायर बनाया जा सकता है कि नहीं। नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि डक्टिलिटी जिस मटेरियल की अच्छी रहती है तो उससे हम वायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी के पैरेलल एक प्रॉपर्टी चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसको मतलब पीट पीट करके हम अगर उसके शीट में बदल सकते हैं कि नहीं। तो मैलिएबल में गोल्ड सबसे अच्छा माना जाता है जो मैलिएबल होता है ना। खैर, ये तो बात हो गई हमारी पुरानी। अब यहाँ पे देखें, हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। द पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल, द पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, और पॉइंट ई जो है हमारी, ई को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं पॉइंट ई को? फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट ई को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है हमारा, है ना, यहाँ पर आकर के मटेरियल क्या होता है? टूट जाता है। बेसिकली देखो, जब मटेरियल को आप खींचोगे ना तो कुछ ऐसा शेप बनता है, ऐसा शेप बनता है, नोक बनता है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से मटेरियल ऐसे टूट जाता है, ये ऐसे शेप बनता है। यहीं से मटेरियल हमारा क्या हो जाता है? टूटना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो उनमें हमको मिलता है। स्पेसिमेन जनरली इनको बोला जाता है। बहुत ही मतलब ऐसे बॉल शेप का बन करके यहाँ से, और यहाँ से ये टूट जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं हमारी, इनको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से मटेरियल हमारा टूट जाता है, यहाँ से ऐसे शेप बनता है एक। मान लेते हैं ये हमारा पूरा का पूरा मटेरियल है। ठीक है, तो ऐसे शेप बनता है और यहाँ के बाद क्या हो जाता है? ये मटेरियल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा सारी चीजों के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पूरी चीजें। आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म होता है इलास्टोमर करके, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के केस में देखा गया है जो ग्राफ आता है हमारा, वो ग्राफ अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन को रख के बनाए, इधर हमने स्ट्रेन रख दिया और इधर हमने रख दिया स्ट्रेस, है ना, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा आता है। एक है हमारे बॉडी का पार्ट, कोई एरोटा करके है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, बायोलॉजिकल नेम है ये, है ना, एरोटा है या रबर है, ये सब ये इस टाइप के ग्राफ दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का, दूर दूर तक आपको देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ग्राफ नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर कैसा ग्राफ मिल रहा है? ऐसा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो होती है ना, इलास्टोमर्स वो होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, एनर्जी शॉक एब्जर्वर के रूप में इनको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल का, ये आपका हैंडल हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पर देखना आप लगा रहता है प्लास्टिक का, है ना, हैंडल। तो ये सब क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। आपका शूज हो गया, ठीक है। शूज में आप देखिएगा यहाँ पर लगा रहता है, एक सोल लगा रहता है ना। तो सोल जो है हमारा वो भी क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्ब सब क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी शॉक्स आते हैं हमारे हाथों में, है ना। पेन में देखना, पेन जब हम लोग लेते हैं तो पेन में देखना यहाँ पर रबड़ लगाया जाता है ताकि हमारे हाथों को ज्यादा परेशानी ना हो और आसानी से हम लोग लिख सके, है ना। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन की जो हमारी अभी तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है मंडे से थर्सडे के बीच में, ठीक है। वीक में 4 क्लासेस हमारे लाइव रहने वाले हैं, ठीक है। लाइव रहने की जो टाइमिंग है वो कितने बजे है, तो वो है 8 PM, और ये कब है, शाम को, ठीक है, नाइट में हम लोग मिलते हैं, है ना। अच्छा, ये जो है ये 9 PM तक चलेगी हमारी क्लासेस। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट या 45 मिनट की हमारी क्लास हो। अभी इनमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।